शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में प्रथम अध्याय द्वितीय आहनिक के हम चार सूत्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमने से कोई प्रश्न हो तो कृपया हस्तोत्थाप द्वारा सूचित करें। ठीक है, तो अब हम पांचवें सूत्र से फिर आगे बढ़ते हैं। तदेव विवृणोति आचार्य। पहले जो चौथे सूत्र में कहा था कि सत्ता अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण से सामान्य है, तो उसी का विवरण अगले सूत्र में दिया गया है, पांचवें सूत्र में। द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। अर्थात द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। तो इसको भाष्य में देखते हैं। द्रव्येषु द्रव्यत्वं गुणेषु गुणत्वं कर्मसु कर्मत्वम इति त्रीणि अपि अनुवर्तनात् सामान्यानि भवन्ति। द्रव्यों में द्रव्यत्व, गुणों में गुणत्व और कर्मों में कर्मत्व, ये तीनों ही सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व ऐसा सभी में होने के कारण से ये सामान्य होते हैं। अतः सत्ता अपेक्षा विशेषा है, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से ये विशेष है, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सभी में सामान्य है, सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है। गुणों में गुणत्व सामान्य है, सभी में गुण सभी गुणों में। ऐसे कर्मों में कर्मत्व आपस में सामान्य है, लेकिन सभी में सत्ता तो है। तो सत्ता की अपेक्षा अगर की जाएगी तो द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में, सभी में सत्ता एक समान है। तो सत्ता की अपेक्षा से जो देखा जाएगा तो द्रव्यत्व जो है वो विशेष माना जाएगा गुणों और कर्मों की अपेक्षा से। सत्ता क्योंकि उनकी भी है। ऐसे ही जो गुणत्व है वो भी विशेष माना जाएगा द्रव्यों और कर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि सत्ता तो वहां भी है। तो सत्ता सब में समान है, इसलिए सत्ता की अपेक्षा से ये गुणत्व, द्रव्यत्व और कर्मत्व जो है वो विशेष हैं। सत्ता तो व्यावर्तनात् द्रव्यत्वादीनां विशेषत्वं भवति एव। सत्ता से भिन्न हो जाने से, सत्ता से, सत्ता की अपेक्षा से वो भिन्न है द्रव्यत्वादि, तो इसलिए उनकी विशेषता होती ही है। यह तो द्रव्यत्व आदिषु अपि सत्तया अनुवर्तनात्, जबकि द्रव्यत्व आदि में भी सत्ता हमेशा रहती है।
एवं द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं सामान्य विशेषोभय विध स्वरूपम। इस प्रकार से द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व जो है सामान्य और विशेष दोनों रूप वाले हैं। छठे सूत्र को देखते हैं। छठे सूत्र की भूमिका है एकस्मिन् अर्थे सामान्यानि विशेषश्च इति एषा सरणिः। एक ही अर्थ में सामान्य और विशेष यह जो श्रृंखला है, छठा सूत्र कहते हैं उस श्रृंखला के बारे में। अन्यत्र अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः अन्यत्र अन्त्येभ्यः विशेषेभ्यः। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक ही वस्तु में जो सामान्य और विशेष ये कथन है अंतिम विशेषों को छोड़कर लागू होता है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। अन्ते भवः अन्त्याः सर्वान्त्यास्तेभ्यो विशेषेभ्यो द्रव्यगुण कर्मभ्यो अन्यत्र अन्ते भवः अन्त्याः। जो अंत में होने वाले हैं वो अंत्य हैं। यहाँ यत् प्रत्यय आ रहा है व्याकरण के अनुसार दिगादिव्य यत् से। तो सर्वान्त्याः तेभ्यः विशेषेभ्यः द्रव्यगुण कर्मभ्यः अन्यत्र। सभी जो अंत्य हैं उन विशेषों से द्रव्य गुण कर्मों से अन्यत्र भिन्न अर्थात तत्पूर्ववर्तीषु ही अनुयोज्य सरणी ही ऐसा। अर्थात उनसे जो पहले वाले हैं उनमें ये श्रृंखला जोड़नी चाहिए। सामान्य विशेषाश्च भवन्ति इति कि वो सामान्य भी और विशेष भी होते हैं। अर्थात जो अंत्य हैं सबसे अंतिम है अंत्य विशेष हैं उनसे पहले पहले जितने होते हैं वो सब सामान्य भी होते हैं विशेष भी होते हैं, लेकिन जो अंत्य विशेष हैं वो केवल विशेष ही होते हैं, वो सामान्य नहीं होते। ये कहना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं न खलु अंत्य विशेषा उभय विधित्वम आपनुवन्ति। जो अंत्य विशेष हैं वो दोनों प्रकारता को नहीं प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकारता मतलब वो सामान्य भी हो जाए और विशेष भी हो जाए ऐसा उनमें नहीं होता है। ते तो विशेषा एव भवन्ति, वो तो विशेष ही होते हैं। व्यावृत्ते है तत्र स्थिरत्वात्। उनमें जो भिन्नता है वो स्थिर हो जाती है, मतलब उनमें जो भिन्नता है वो स्थिर होने के कारण से। तेषामग्रे विशेषा भावाच्च। उनसे आगे कोई विशेष का किसी भी विशेष अर्थात कार्य द्रव्य का अभाव होने से उसके आगे और कोई कार्य द्रव्य बनता नहीं है जिसमें वो समान रूप से पाए जाएं।
इसलिए वो उम, उनमें पूरी तरह से भिन्नता होती है। तो कहते हैं कर्म जातौ उत्क्षेपणादि, गुण जातौ गंधादि, द्रव्य जातौ पृथिव्यादि। कर्म जातौ उत्क्षेपण आदि। तो कर्म जाति है, लेकिन कर्म जाति में उत्क्षेपण जो कर्म है, क्षेपण कर्म वो अंत्य हो गया। अब उसके बाद में कुछ नहीं बनता। ऐसे ही गुण जो जाति है, उस गुण जाति में गंध आदि जो है वो अंतिम हो गए। ऐसे ही द्रव्य जाति में जो पृथ्वी आदि हैं वो अंतिम हो गए। तो ये उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। इसमें आपका एक टिप्पणी भी दे रखी है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। गमनिति सामान्यम गमनत्वार्थकम तद्भेदाश्च भ्रमण पतन स्पंदानी स्पंदादीनि विशेषा इति प्रशस्त पादः। गमन कर्म है जो वो उसमें सामान्य हो जाएगा, क्योंकि गमनत्व एक सामान्य बन जाएगा, क्योंकि उसके अनेक भेद हैं। क्या? भ्रमण, पतन, स्पंदादीनि। तो गमन में भ्रमण भी है, पतन भी है, स्पंदन भी है। पतन गिरना, स्पंदन कंपन होना, ये सब है। तो इन सब में गमन क्रिया, गति जो है वह एक समान रूप से पाई जा रही है, इसलिए गमन सामान्य हो गया। तो ये फिर यहाँ पर भ्रमण, पतन और स्पंदन इत्यादि जो है गमन के अंतर्गत, ये विशेष हो जाएंगे, अंत्य विशेष। फिर कहते हैं पृथ्वीत्वम सामान्यम पृथ्वी विकारा गवादेव घटादयश्च। पृथ्वी में जो पृथ्वीत्व है वो सामान्य हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के विकार गवादि घटादि हैं, विशेष हैं। तत्रापि गोत्वम घटत्वम सामान्यम। फिर वहां गोत्व और घटत्व भी सामान्य हो जाता है, क्योंकि गौ भी अनेक प्रकार की हैं, घड़े भी बहुत प्रकार के हैं, है ना। गो व्यक्ति घट व्यक्ति विशेष है ना, क्योंकि अब जो गाय अलग अलग हो रही हैं, वो एक एक गाय जो है वह वो विशेष मान लिया जाए। ऐसे ही जो घड़ा अलग अलग प्रकार के हैं, किसी का मुंह चौड़ा, किसी का छोटा, किसी का साइज छोटा, किसी का बड़ा। अब ये विविध प्रकार के हैं, इनमें से किसी एक को पकड़ेंगे तो ये विशेष हो जाए, लेकिन घड़े में घटत्व सामान्य हो जाएगा, ऐसा। एवं रूपत्वम सामान्यम रूप व्यक्ति विशेषे इति। इसी प्रकार से रूपपन जो है वो सभी रूप वाली वस्तु में रूपपन जो है सामान्य है, और किसी एक वस्तु का जो रूप है वो विशेष है, ऐसा प्रशस्त पाद भाष्यकार कहते हैं। लोक प्रसिद्ध खलु ईश व्यवहार। और ये व्यवहार संसार में प्रसिद्ध भी है। तो उदाहरणों को और स्पष्ट कर दिया है टिप्पणी में। तो सातवें सूत्र की भूमिका देखते हैं। अंत्य विशेषास्तु विशेषा एव इति तूक्तम। जो अंत्य विशेष है वो तो विशेष हैं ही, ये तो कहा गया। अथ परम सामान्यम यद्वा महासामान्यम उच्यते। अब जो पर सामान्य है, या उसको महासामान्य भी कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है। तदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सातवां सूत्र है ये।
सत् इति यतः द्रव्य गुण कर्मसु था सत्ता, जिसके आधार पर द्रव्य गुण कर्मों में है यह व्यवहार होता है, वह सत्ता कहलाती है। तो भाष्य देखते हैं। द्रव्ये गुणे कर्मणि च भावात्मक व्यक्तौ, द्रव्य में, गुण में और कर्म में जो सत्तात्मक अभिव्यक्ति है उसमें यस्माद् हेतु हो यत् तत्वम आश्रित्य, जिस कारण से या जिस तत्व का आश्रय लेकर सत इति व्यवहार है, यह जो व्यवहार है, सद द्रव्यम सन गुण सत्कर्म, सदगुण है सत्कर्म, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, प्रत्येकम प्रति वर्तते, प्रत्येक के लिए ऐसा व्यवहार होता है। यद्वा, या फिर सत प्रत्ययो अनुवृत्तो भवति सदात्मकत्वात्, है यह जो ज्ञान है उन सभी में एक समान रूप से पाया जाता है उनके सत्तात्मक होने से, सदात्मकत्वात्। सत्ता सा महासामान्यम च तद विशेष लेशा भावात्, तो ऐसी जो है वो सत्ता है, जिसको महासामान्य भी कहते हैं। उसमें विशेषता की का लेश का भी अभाव होने के कारण से, अर्थात उसमें विशेषता कुछ भी नहीं है, होनापन तो सब में ही है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये कहना चाहता है। फिर कहते हैं द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि तो सत्तातः विशिष्टत्वात् न अविशेषः, तो द्रव्यत्व और गुणत्व और कर्मत्व ये सब तो सत्ता से अलग होने से ये समान नहीं है, सामान्य नहीं है, आपस में सामान्य नहीं है, विशेष है, अलग अलग है। तो सत्ता के विषय में भी बता दिया कि भाई क्या है सत्ता, महासत्ता। अथच, और भी अगली बात कह रहे हैं, द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता, द्रव्य गुण कर्मभ्य अर्थांतरम सत्ता, अर्थात क्या हुआ अभिप्राय इसका, सत्ता जो है वह द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों अर्थों से अलग वस्तु है। भाष्य देखते हैं। द्रव्यात् गुणात् कर्मणश्च भिन्नम ही वस्तु भवति सत्ता, द्रव्य से, गुण से और कर्म से, इन तीनों से अलग ही वस्तु सत्ता है, सत्ता होती है। यथा पृथिव्यादिषु द्रव्येषु द्रव्यत्वं सर्वद्रव्य व्यापित्वात् तेभ्यः पृथिव्यादि भी भिन्न, उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों में जो द्रव्यत्व है सभी द्रव्यों में व्यापक होने से उन सभी पृथ्वी आदि से भिन्न है। यथा वा रूपादिषु गुणेषु गुणत्वं सर्वगुण व्यापित्वात् तेभ्यो रूपादिभ्यो भिन्न, या फिर ऐसा दूसरा उदाहरण लिया कि रूपादि गुणों में जो गुणत्व है वो सभी गुणों में व्यापक होने से उन सभी रूपादि से अलग है। अतच उत्क्षेपण आदि कर्म सुकर्मत्व सर्व कर्म व्यापित्वात् तेभ्य उत्क्षेपण आदिभ्यो भिन्नम, और ऐसा भी है कि जो उत्क्षेपण आदि जो कर्म है उनमें कर्मत्व सभी कर्मों में व्यापक होने से उन उत्क्षेपण आदि कर्मों से भिन्न है। तथैव द्रव्य गुण कर्मसु सत्तायाः खलु एक रूपतायाः व्यापित्वात् तेभ्य द्रव्य गुण कर्मभ्यो
भिन्नम वस्तु सत्ता अस्ति, वैसे ही द्रव्य गुण और कर्मों में जो सत्ता, जो एक रूप से व्याप्त है, व्याप्त होने से उन द्रव्य गुण कर्म इनसे भिन्न वस्तु सत्ता है। तो सत्ता को अलग बताया, द्रव्य गुण और कर्म इन तीन से अलग है, तभी इसको अलग पदार्थ गिना गया है। सामान्य, सामान्य अर्थात सत्ता। फिर आगे कहते हैं 9वें सूत्र की भूमिका है, सत्ता द्रव्ये भवति द्रव्यात् भिन्ना, गुण कर्मणि अपि द्रव्ये भवतो भिन्ने च द्रव्यात्, तथा कथम न गुण कर्म वा सत्ता अत्रोच्यते। तो प्रश्न उठाया कि भाई सत्ता द्रव्य में होती है, द्रव्य से भिन्न, गुण कर्म में भी नहीं, गुण कर्म भी द्रव्य में होते हैं, द्रव्य से भिन्न होते हैं। तो गुण और कर्म को ही सत्ता क्यों ना कह दिया जाए। तो ऐसा यहाँ पर प्रश्न उठाया है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं 9वें सूत्र में। मतलब सत्ता को इतना समझाया तो पूर्व पक्षी को समझ में नहीं आया कि सत्ता क्या चीज है, तो वो जो है सत्ता को ऐसा सोच रहा है कि इसको कैसे न कैसे गुण कर्म मान लिया जाए। जैसे द्रव्य में गुण कर्म भी अलग हैं, द्रव्य में रहते हुए भी द्रव्य से अलग है, और सत्ता भी द्रव्य से, द्रव्य में रहते हुए भी सत्ता द्रव्य से अलग है। ऐसे तो ये गुण कर्म ही तो कहीं सत्ता नहीं है, ऐसा। तो सूत्र संख्या 9 है, गुण कर्मसु भावान न कर्म गुणा। स्नेहा जी, जी बहन स्नेहा जी कृपया बोले। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसमें जो ये आखिरी अंतिम पंक्ति है 8वें सूत्र में, संस्कृत में तो आता है वस्तु सत्ता अस्ति, लेकिन हिंदी वाले भाग में वस्तु द्रव्य है। तो ये लगता है हिंदी वाले में गलत नहीं है कि हाँ गलत वस्तु, है, गलत है, हिंदी वो सही कर लीजिएगा। हाँ, द्रव्य के स्थान पर सत्ता आना चाहिए। सत्ता, हाँ सत्ता, बिल्कुल 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 ठीक जी कह रहे हैं, धन्यवाद सही आचार्य। कर लीजिए, धन्यवाद। तो कहते हैं गुण कर्मसु भावान न कर्म न गुण। तो गुण और कर्म में विद्यमान होने से के कारण सत्ता न कर्म है न गुण है। तो कह रहे थे द्रव्य में गुण कर्म रहते हैं, अलग भी हैं, तो उनको ही सत्ता मान लो। तो ऐसा नहीं है, तो सत्ता तो गुण और कर्म में भी रहती है, उससे भी अलग है ये बात। तो इसका भाष्य देखते हैं। रूपादि गुणेषु उत्क्षेपणादिषु उत्क्षेपणादि कर्मसु च, रूप आदि गुणों में और उत्क्षेपण आदि कर्मों में सत्ता या विद्यमान, अर्थात सत्ता के विद्यमान होने से न कर्म न गुण, सत्ता न कर्म है और न गुण है। कर्मणि कर्म न भवति गुणे गुणो न भवति, कर्म में कर्म नहीं होता कभी भी और गुण में गुण नहीं होता कभी भी। सत्ता तो कर्मणि चा भवति, सत्ता तो कर्म में भी होती है, गुणे चा भी और गुण में भी होती है भवति। तस्मात्, इसलिए द्रव्यनिष्ठ में नहीं सत्ता न कर्म न गुण है। इसलिए द्रव्य में जो रह रही है ऐसी सत्ता, वो कर्म और गुण नहीं है। अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवति, अवयव द्रव्यों में अवयवी द्रव्य रहता है, तदपि न सत्ता, वो भी सत्ता नहीं है, तदपि सत्ता न। फिर कहते हैं गुण कर्मसु भावाद एव इति अपि च अर्थात लभ्यते। गुण कर्मों में
भी होने से, गुण कर्मों में भी होने से ही, इत्यपि यह भी उसी प्रकार से अर्थात मतलब उसी भावाद एव इति अपि च अर्थात लभ्यते तथा अवयवी द्रव्ये चापि सत्ताया भावात। तो जैसे हमने ये समझा कि गुण कर्मों में भी सत्ता रहती है, तो जब उसमें भी रहती है तो वो गुण कर्म कैसे हो सकते हैं? इसी तरह से उसी अर्थ से ये भी प्राप्त होता है कि अवयवी द्रव्य में चापि सत्ता या भावात, अवयवी द्रव्य में भी सत्ता का भाव होने से अर्थात सत्ता रहने से च उत्प्रेक्षणीयम, इस बात को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अवयव अवयवों में अवयवी द्रव्य रह रहा है, तो कहीं अवयवी द्रव्य ही सत्ता तो नहीं है। अगर ऐसा सोचा जाएगा तो भी, क्योंकि अवयवी द्रव्य अवयवों में तो रह रहा है और सत्ता भी अवयवों में रह रही है, इसलिए अवयवी द्रव्य सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवयवी द्रव्य में भी सत्ता रहती है। तो जैसे गुण कर्म में निषेध किया, वैसे इसमें भी ये अपनी ओर से स्वामी जी ने यहाँ पर रखा है समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा अभी यहीं तक रखते हैं, 9वें सूत्र तक, और फिर अगली कक्षा में देखेंगे। आप स्वाध्याय करें और जो बात नहीं आ रही है पकड़ में, उसको रखेंगे शंका के रूप में अगली कक्षा में। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद महोदय। प्रणाम आचार्य जी। सभी